ठंड मैं जहाँ हूँ वहाँ ठंड अभी भी बहुत है। तो मैं कल डॉक्टर साहब से बात किया तो बताए कि सब कार्यक्रम सही चल रहा है। मैं कहा मैं आऊंगा। तो आपसे बहुत दिनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बात भी होती है। और मैं चूंकि प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैंने खुद ये भारत का स्वर्ण काल मौर्य का और तथागत विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध, शिक्षा धम्म संघ और पंचशील 15-20 किताब लाया। वहां से बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पहली बार था। अब मैं आऊंगा तो 200-400 किताबें ला करके और मैं आप लोगों को दूंगा। और इस मंच पर विराजमान परम आदरणीय माननीय दीनानाथ मौर्य जी, जो अशोका क्लब के अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी, और ये माननीय सुदर्शन सिंह मौर्य जी और पूज्य भंते जी, और नीचे भी तमाम भंते जी लोग बैठे हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। और इस पंडाल में माताएं, बहनें और बेटियां भी आई हुई हैं। सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को सुने। और मुझसे पहले 2-3 ऐसे वक्ता बोल गए हैं कि मुझको लगता है कि अब बुद्ध और अशोक के बारे में बोलने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जो टॉपिक है उससे संबंधित तमाम बातें कर दी गई है, धम्म और मैत्री। तो जो उसमें बचा उचा होगा थोड़ा बहुत, जैसे मैं बुद्ध की शिक्षाओं की ही बात करें तो एक श्लोक के माध्यम से पूरे तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनके दर्शन की बात उसमें आ जाती है। थोड़ी सी उसकी व्याख्या करके आगे निकलूंगा। और ये सब कहने के पहले बिहार प्रांत के जो आए थे, तो ये अशोक की प्रशंसा, बुद्ध की प्रशंसा। और एक बात थोड़ा सा टूटा फूटा इसलिए हो रहा है कि मैं ज्यादा वो सब नोट नहीं किया, लेकिन वो बताना जरूरी है। कलिंग राज्य में मौर्य वंश के बहुत बाद एक जैन शासक हुआ खारवेल। कलिंग का शासक था, तो अपने शासन के 12वें वर्ष 12 से बचे भारतवर्ष पर वो आक्रमण करता है, और वह आक्रमण मगध पर करता है। तो ये अभिलेखित साक्ष्य है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का अभिलेखों में कहीं उल्लेख आया है तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। और बिहार इतना प्रसिद्ध हो चुका था, मगध क्षेत्र, कि वह भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा था। तो ऐसा नहीं है, बिहार बहुत ही समृद्ध रहा है और आज भी है, केवल सोच बदलने की जरूरत है। आगे मैं श्लोक से शुरू करने जा रहा था। त्रिशा मूलम इदम दुखम निर्वाणम परम सुखम प्रज्ञाशील समाधि च जीव करते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब संयमित अपने पत्नी के साथ धर्म पूर्वक जीवन यापन करें, तो वही धम्म है। पर स्त्री गमन अगर कोई व्यक्ति करता है, अब आधुनिक काल में भी देख लीजिए कितने साधु भी उसमें लपेटे में है, पर स्त्री गमन जो करता है
तो उसको क्रोध, अगर व्यवधान उसमें पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है और मोह से स्मृति भ्रम होता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि का क्षरण होता है और बुद्धि क्षरण से मानव का सर्वनाश सुनिश्चित है। इसलिए ये बुद्ध का जो संयमित और पंचशील का जो चौथा सिद्धांत है, वह उसमें पूरी दुनिया में ऐसा आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की बात नहीं करते। और आगे अशोक की बात, चूंकि धर्म की बातें इतनी चर्चा हो गई है कि प्रेम, मैत्री, सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व, ये सारी बातें हो चुकी हैं और मैडम भी काफी बातें बता चुकी हैं। जो मौर्य काल में मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल का नाम तीर्थ था। तीर्थ का सामान्य अर्थ पवित्र स्थल। ऐसे मौर्य काल को स्वर्ण काल भी नहीं कहा जाता है। वो पवित्र मंत्रिमंडल था। कहीं उस मंत्रिमंडल में चोरी चमारी नहीं थी, लेकिन बीच का छोड़ते हुए अंग्रेज आए, वजीर नाम वजीर आलम वजीर हो गए। और जब अंग्रेज आए तो उस तीर्थ का नाम, मंत्रिमंडल का नाम पार्लियामेंट रख दिया। और उस पार्लियामेंट का जब देश स्वतंत्र हुआ तो अपने देश के नेता लोग पार्लियामेंट कर दिए, चाहे विदेश में कर दिए, चाहे अपने रिश्तेदारों में कर दिए। तो ये पूरा जो मौर्यों का जो भारत का स्वर्ण काल था, जिसको स्वर्ण काल कहते हैं, कल्याणकारी राज्य कहते हैं, वो समाप्त होता दिखाई देने लगा। और यही कारण है कि विदेशों में धन काफी हो गया। दूसरी बात, जब अशोक ये बौद्ध तीर्थ यात्रा करता था तो उसी तीर्थ यात्रा में लुम्बिनी भी गया। लुम्बिनी अभिलेख में साथ वहां तो उनके जाने के पहले वहां धार्मिक कर लगता था, उसको समाप्त कर दिया। और प्राचीन भारत में खड़भाग भितो राजा वह कृषि का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, जिसको अशोक ने 1/8 कर दिया। तो जहां जहां सम्राट अशोक गए, सख छत्र रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलता है। तो तमाम ऐसी लोक कल्याणकारी कार्य अशोक किए। एक जो वैदेशिक संबंध था, जो ताम्रपर्णी श्रीलंका के साथ जो भारत से शिष्टमंडल गया था, महेंद्र और संघमित्रा। एक यहाँ बात बताना चाहूंगा, जो संघमित्रा थी, श्रीलंका में जाकर के इतना तो मैडम ने बताया कि उसने स्त्रियों को शिक्षित की। तो मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि भारत की वो संघमित्रा प्रथम शिक्षिका थी, जो भारत में ही नहीं विदेशों में जाकर के धर्म की, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की। हम लोग हमारा कोई विरोध नहीं है। भारत की, आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं, लेकिन भारत की प्रथम शिक्षिका सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा है। और ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो हम उनको ये तमाम पौराणिक ग्रंथों की लोपामुद्रा, ये भी बौद्ध शिक्षिकाएं ही थी, लेकिन वहां ले जाकर के उस पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किसानी और खेती
का कार्य प्रारंभ हुआ और तब जाकर के इतने बड़े बड़े पिलर, स्तूप और ये स्तंभ बनाए गए। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मौर्य काल में, अशोक काल में जनहित की जितनी सुविधाओं का प्रयोग किया जा चुका था, सुविधाओं को खोजा जा चुका था, आज का वो मानवाधिकार आयोग नहीं कर पा रहा है। और इससे बहुत आगे उस समय था, क्योंकि वहां मौर्य काल में जो सरकार की जिम्मेदारी होती थी, आज भी है, शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा। तो मौर्य काल में कहले या अशोक का शासन काल था, वो तीनों में पूर्णतः सफल रहा। जो आज की सरकारें तीनों से मुंह मोड़ रही हैं। और यहाँ विफलता का कारण यही है कि एक आज अशोका राज्य चाहिए, अशोका क्लब को इतना आगे बढ़ाना होगा कि भारत में अशोका राज्य पैदा हो, तब जाकर के भारत की जनता सुखी हो पाएगी। नहीं तो आज एक नौकरी करने वाला या एक टैक्स देने वाला, आप जानते भी हैं कि हर वस्तुओं पर टैक्स लग चुका है, लेकिन मौर्य काल में ऐसा नहीं था। वो जनता की ज्यादा से ज्यादा सुविधा देते थे। सम्राट अशोक जो कर लेता था वो ऋण के रूप में मानता था कि ये जो मैं टैक्स लिया हूं, ये मेरे ऊपर जनता का ऋण है। मैं कितना हूं परिश्रम करूं, कितना हूं उद्योग करूं, फिर भी मैं ऋण होने का प्रयास करता हूं। ये नहीं कहता है कि मैं सफल हो गया। वो रात दिन मेहनत करता है। और ये जनता के अगर नहीं सूचना दिया, अगर कोई चोरी आदि की घटना हो गई तो वह व्यक्ति पकड़ा जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि मौर्य काल में घरों में ताले नहीं लगते थे। इतनी सतर्क गुप्तचर व्यवस्था और बातें। अब समय कम है, अब थोड़ा सा मैं एक के माध्यम से कहूंगा कि बौद्ध धर्म और अशोक धर्म में अब तो धर्म को ऐसे बढ़ाया जाए जिसमें मानव को मानवता सिखाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुम पर हो इतना असर, या तेरे दुख दर्द का मुझ पर हो इतना असर कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे खाया न जाए, अगर तू रहे भूखा तो मुझसे खाया न जाए। ये है, अंत में एक कह जाऊंगा कि एक श्रमण संस्कृति वालों के लिए, अशोका क्लब वालों के लिए, कि यहाँ रोटी बड़ी